टाइम अप। टाइम अप सर, टाइम अप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नाउ आज के इस वीडियो में जीएस डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते हुए हम डे 35 के वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे, आई होप आपने उसके आंसर्स लिख लिए होंगे। अब हम उस आंसर के अप्रोचेस को समझने की कोशिश करेंगे। नाउ आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो मिनीलेटरलिज्म के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। द क्वेश्चन सेज ग्लोबल पॉलिटिक्स इज विटनेसिंग राइजिंग प्रेफरेंस टू मिनीलेटरल्स। Considering this, analyze reasons for the same and advantages of minilaterals vis-a-vis global bodies। एक 10 मार्क का क्वेश्चन है जिसे हमें 150 वर्ड्स के अंदर लिखना है। तो सिंपल शब्दों में समझे तो क्वेश्चन ये कहता है कि जो हमारा ग्लोबल लेवल का पॉलिटिक्स होता है वहां पर अक्सर ये देखा गया है कि जो मिनिलेटरलिज्म है उसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू बायलेटरलिज्म या फिर मल्टीलेटरलिज्म। तो सबसे पहली चीज तो हमें इसके रीजंस पूछे गए हैं कि एग्जैक्टली इसके रीजंस क्या हैं, और सेकंड चीज बोला गया है कि आफ्टर ऑल मिनिलेटरलिज्म के एडवांटेजेस क्या है, क्यों इनको प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू ग्लोबल बॉडीज। जो भी जो मल्टीलेटरल बॉडीज होती हैं उनके उनसे ज्यादा इसको क्यों प्रेफर किया जाता है, इस जो मिनिलेटरल कंसेप्ट है इसको, राइट। इसी चीज को इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करने को आफ्टर ऑल बोला गया है। सो आई होप सबसे पहले तो आप क्वेश्चन की मेन डिमांड को समझ गए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब हम आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ, एग्जैक्टली इसको हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसका इंट्रोडक्शन देखो। इसके इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले तो बिगर पिक्चर को लेकर आना है। द क्वेश्चन सेज कि क्वेश्चन जो अराउंड है किसके अराउंड है, मिनिलेटरलिज्म के अराउंड है। तो मिनिलेटरलिज्म को सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे कि एग्जैक्टली मिनिलेटरलिज्म क्या होता है। तो मिनिलेटरलिज्म को समझने से पहले सबसे पहले तो आप इस वर्ड को दो पार्ट में मतलब ब्रेक करना है, मिनी एंड लेटरल। देखो, मिनी का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, और लेटरल का मतलब होता है ग्रुप। सिंपल शब्दों में समझे तो मिनिलेटरलिज्म इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ व्हाट, ऑफ लाइक माइंडेड कंट्रीज जो कि साथ में मिलकर किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करना चाहती हैं, ठीक है। देखो, मिनिलेटरलिज्म को अगर आपको समझना है तो उससे पहले कुछ और जो इससे रिलेटेड वर्ड्स है उसको आप समझ सकते हो। देखो, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज बायलेटरलिज्म। तो बाई का मतलब होता है टू, लेटरल का मतलब होता है ग्रुप। सो बायलेटरल का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर दो मेंबर्स हों, दो डिफरेंट कंट्रीज कंबाइंड टू फॉर्म अ बायलेटरल ग्रुप। सिमिलरली देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड एज मल्टीलेटरल ग्रुप। मल्टी मीन्स मैनी, lateral means group. So multilateralism means when many countries combine to form a single group, और इस तरीके से वो लोग काम करते हैं। सो आई होप सबसे पहले तो आप ये समझ गए कि एग्जैक्टली मिनिलेटरलिज्म, बायलेटरलिज्म और मल्टीलेटरलिज्म है क्या, ठीक है। बायलेटरलिज्म के अंदर टोटल 2 प्लेयर्स होते हैं, मल्टीलेटरलिज्म के अंदर मैनी प्लेयर्स होते हैं, दैट कैन बी मोर देन 10। और जो मिनिलेटरलिज्म है उसके अंदर हम कह सकते हैं एक स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 3 से 4 मेंबर्स अगर जिस ग्रुप में होंगे उन्हें हम मिनिलेटरल ग्रुप्स कहेंगे। तो पहली चीज तो आप ये समझ गए कि एग्जैक्टली मिनिलेटरलिज्म है क्या। अब देखो, इसके कुछ फीचर्स है। पहली चीज तो ये कि जो मिनिलेटरलिज्म होता है वो एक स्पेसिफिक इशू को सॉल्व करता है, एक स्पेसिफिक इशू को सॉल्व करने की कोशिश करता है, एक स्पेसिफिक थ्रेट को सॉल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है। सेकेंड चीज देखो, ये एक एड हॉक बॉडी होती है। एड हॉक का मतलब है टेम्पररी बॉडी होती है कि जब तक वो इशू खत्म नहीं होता तब तक ही ये बॉडी रहती है। द मोमेंट ये इशू खत्म हो गया ऑटोमेटिकली ये बॉडी भी डिसॉल्व हो जाती है। थर्ड चीज, जितने भी मेंबर्स उसमें साथ आ रहे हैं सबके सब लाइक माइंडेड होते हैं, मतलब कि सबके सिमिलर इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ चीज, एक मिनिलेटरल ग्रुप में जो कुछ भी ये लोग डिसाइड करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप जो कुछ भी डिसाइड करता है वो टोटली वॉलंटरी होता है इन नेचर। मतलब कि भले ही आप इस पर्टिकुलर मेंबर के, मतलब इस पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर हो, बट स्टिल इट इज नॉट मतलब ये आपके ऊपर फोर्स नहीं किया जाएगा आपको किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। वो आपके लिए पूरी तरीके से वॉलंटरी रहेगा कि किस चीज को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं एंड कौन से जो डिस्कशन है, कौन से ऐसे फाइंडिंग्स हैं जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, राइट। तो इस तरीके से आई होप सबसे पहले तो आप मिनिलेटरलिज्म समझ गए कि एग्जैक्टली मिनिलेटरलिज्म क्या होता है, उसके स्पेसिफिक जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। आई होप आप इतना समझ गए। इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे जहां पर आप मिनिलेटरलिज्म के बारे में एक आइडिया देंगे। आप एग्जामिनर को यह समझाएंगे कि आपको पता है कि मिनिलेटरलिज्म क्या है और क्या नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है द राइज ऑफ मिनिलेटरलिज्म इन रीसेंट टाइम्स। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो मिनिलेटरल बॉडीज है वो कोई न्यू बॉडी है, क्या एक न्यू कंसेप्ट है, क्या एक नया तरीका है एक न्यू टाइप की बॉडी को फॉर्म करने का? द आंसर इज नो। मिनिलेटरलिज्म कोई न्यू बॉडी नहीं है। देखो, मिनिलेटरलिज्म जो है 1945, दैट इज पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू टाइम से ही मिनिलेटरलिज्म का कंसेप्ट जो है काफी ज्यादा इमर्ज होता जा रहा है।
देखिए 1945 में जब ये देखा गया कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के फिनिश होने के बाद जितने भी डिफरेंट कंट्रीज थे, दे डिसाइडेड टू इंप्रूव रिलेशन विद ईच अदर। मतलब उन्होंने बोला कि एक दूसरे के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। अगर हमारे रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ अच्छे होंगे, हम एक दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट करेंगे, तो हो सकता है कि आगे जाकर वॉर की जो पॉसिबिलिटी है वो और ज्यादा डिक्रीज हो जाए और वॉर ना हो। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बायलेटरल इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए। मतलब जहां पर डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो साथ में मिलकर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की कोशिश करने लगी। इसका अगर हमें एग्जांपल लेना हो तो हम कह सकते हैं कि देखो, जैसे यूएसए है, उसने रशिया के साथ बायलेटरल इनिशिएटिव्स लेने स्टार्ट किए और इसके तहत उन्होंने स्टार्ट ट्रीटी बनाई। आप जानते हैं स्टार्ट 1 ट्रीटी, फिर स्टार्ट 2 ट्रीटी, राइट। ये सब ट्रीटीज बनाई जिसके थ्रू रशिया और यूएसए, सिर्फ 2 ही प्लेयर्स ऐसे थे जो कि साथ में मिलकर ये ट्रीटीज को फॉर्म कर रहे थे, इस ट्रीटी के अंदर काम कर रहे थे। तो सबसे पहले तो हमने देखा पोस्ट वर्ल्ड वॉर टाइम में बायलेटरल इनिशिएटिव्स बनती है। फिर हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे मल्टीलेटरल इनिशिएटिव्स बनने स्टार्ट हुई, मल्टीलेटरलिज्म। ठीक है, देखो मल्टीलेटरल इनिशिएटिव्स का सीधा सा मतलब क्या है, जहां पर मैनी कंट्रीज कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ग्रुप। क्या मैं इसके एग्जांपल में कह सकता हूं कि यूनाइटेड नेशन, जिसके अंदर 193 से ज्यादा मेंबर्स हैं, देन वी हैव WHO, वी हैव WTO, ये सब के सब जो हैं दे आर कॉल्ड एज मल्टीलेटरल इनिशिएटिव्स, मल्टीलेटरल बॉडीज। नाउ इन बॉडीज का मेन एम ये था कि ऑलमोस्ट ग्लोबल लेवल पे हर एक कंट्री को साथ में लेकर आके एक सिंगल ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप के अंदर सबके इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, सबके इंटरेस्ट को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। अगर सबका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली प्रमोट होगा तो किसी भी तरीके का वॉर टाइप सिचुएशन जो है वो क्रिएट नहीं होगा। तो देखो, एक तो बायलेटरल इनिशिएटिव्स बने, फिर एक मल्टीलेटरल इनिशिएटिव्स बने, देन केम द टाइम ऑफ मिनीलेटरल इनिशिएटिव्स। तो बहुत सारे मिनीलेटरल इनिशिएटिव्स भी उस पर्टिकुलर टाइम में फॉर्म होने लगे थे, जहां पर छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं, जहां पर 3 से 4 कंट्रीज जो है दे कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ग्रुप, और इस तरीके से काम होने लगा। अगर मिनीलेटरलिज्म का आपको रिसेंट एग्जांपल लेना है तो आप एग्जांपल में क्वाड के बारे में बात कर सकते हैं। क्वाड में जैसा आप जानते हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, ये चारों कंट्रीज हैं। आप ऑकस के बारे में बात कर सकते हैं, राइट। ऑकस का देखो ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 टाइम था उसमें बायलेटरल इनिशिएटिव्स, मल्टीलेटरल इनिशिएटिव्स और साथ ही साथ मिनीलेटरल इनिशिएटिव्स भी बनने फॉर्म हो स्टार्ट हो गए। सो एक चीज जो हमें समझ आई वो ये है कि जो मिनीलेटरल इनिशिएटिव्स हैं वो कोई न्यू टर्म नहीं है, कोई नया पर्सपेक्टिव नहीं है, रादर वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा में बायलेटरल और मल्टीलेटरल इनिशिएटिव के साथ में वो भी इमर्ज हो रहा था। लेकिन अगर हम मिनीलेटरलिज्म के बारे में बात करेंगे तो मिनीलेटरलिज्म का जो इंपॉर्टेंस है वो पहले के टाइम में इतनी ज्यादा नहीं हुआ करता था, बिकॉज उस टाइम में बायलेटरल और मल्टीलेटरल इनिशिएटिव जो हैं यही दोनों एक्चुअली डोमिनेट किया करते थे किसी भी 2 कंट्री के रिलेशनशिप को। यानी कि मिनीलेटरलिज्म की जो वैल्यू थी वो उतनी ज्यादा नहीं दी जाती थी। लेकिन हमने देखा कि जो रिसेंट ईयर्स हैं, अभी के टाइम में लगातार ही मिनीलेटरलिज्म की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। अब मिनीलेटरलिज्म को लगातार प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू बायलेटरल इनिशिएटिव्स या फिर मल्टीलेटरल इनिशिएटिव्स। ठीक है, सो आई होप सबसे पहले तो आप ये चीज समझ गए कि जो मिनीलेटरल इनिशिएटिव्स हैं वो इंटरनेशनल एरेना में अभी के टाइम में सबसे ज्यादा प्रेफर्ड वे ऑफ कोऑपरेशन है बिटवीन 2 डिफरेंट कंट्रीज। और इस तरीके से अब हम मिनीलेटरलिज्म के बारे में मेन पर्सपेक्टिव समझ सकते हैं कि मिनीलेटरलिज्म का राइज किस तरीके से हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, तो देखो अब हम यहां पर ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकते हैं कि जो मिनीलेटरलिज्म है आफ्टर ऑल उसको प्रेफर क्यों किया जाता है, मतलब रीजंस क्या है। अगर आपको याद होगा तो पीछे क्वेश्चन के अंदर रीजंस पूछे गए हैं कि आफ्टर ऑल रीजंस क्या है मिनीलेटरलिज्म के राइज होने की। तो देखिए, क्या मैं सबसे पहला रीजन ये दे सकता हूं कि जो बायलेटरल इनिशिएटिव्स हैं और साथ में जो मल्टीलेटरल इनिशिएटिव्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं दे प्रेफर टू कोऑपरेट ऑन अ रीजनल बेसिस, जहां पर जो ग्रुप्स है वो छोटे छोटे ग्रुप्स हो, मतलब स्मॉलर ग्रुप्स हो, मतलब 3 से 4 कंट्रीज कंबाइन करके एक सिंगल ग्रुप बनाए एंड देन उस ग्रुप के साथ प्रॉपर्ली कोऑपरेट किया जाए, उनके साथ में मिलकर चीजें डिसाइड की जाए, राइट। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल इनिशिएटिव्स हैं उसकी इंपॉर्टेंस कम होने के कारण भी कहीं ना कहीं मिनीलेटरल इनिशिएटिव्स की इंपॉर्टेंस बढ़ी है, राइट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ, देखो अगर मल्टीलेटरल इनिशिएटिव्स को समझना है तो एग्जांपल लो जैसे यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन को 1945 के अंदर बनाया गया था और राइट नाउ इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो लगातार डिक्रीज हो रही है। आप जानते हैं कि कोविड को प्रॉपर्ली रोकने में ये नाकाम रहा, फिर रशिया यूक्रेन की वॉर को रोकने में काइंड ऑफ ये फेल हो गया। ऐसे बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंसेस जहां पर होने चाहिए थे, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पर हो गए, राइट। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स होने के कारण यूनाइटेड नेशन एज अ मल्टीलेटरल बॉडी काफी ज्यादा फेल हुआ है रिसेंट टाइम्स में, काफी उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो यूएन के रिफॉर्म्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। यूएन को रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ रही है, बिकॉज वो अभी के टाइम में जो प्रेजेंट नीड्स हैं
एक मल्टीलेटरल बॉडी की उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। तो लोग क्या है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि यूनाइटेड नेशन को छोड़ करके अपने छोटे छोटे पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स बना रहे हैं। ठीक है, मतलब कि 4 से 5 कंट्रीज की पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स बनती जा रही है। अगर आप WTO की बात करेंगे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इट हैज मोर देन 190 कंट्रीज, और यहां पर भी ये देखा गया है कि इसकी वैल्यू भी कंपैरेटिवली डिक्रीज हो रही है, बिकॉज बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज ऐसी हैं जिनको ट्रेड पे डिस्पैरिटी नहीं मिल रही है, जिनको ट्रेड में प्रॉपर फेयरनेस नहीं मिल रहा है, उसके कारण वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो कंपैरेटिवली डिक्रीज हो रही है। तो इसके पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कंट्रीज मिनीलेटरल इनिशिएटिव्स को प्रेफर कर रहे हैं, जहां पर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि छोटी छोटी कंट्रीज का ग्रुप बने हैं, वो आपस में मिलकर ट्रेड करें। जैसे आसियान देख लो, सार्क का साफ्टा देख लो, राइट। ये सब क्या है, ये सब यही तो है कि मिनीलेटरल इनिशिएटिव्स फॉर्म होने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर छोटे ग्रुप्स मिलकर के आपस में कंबाइन करके एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके ट्रेड कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहला रीजन तो हम ये समझ सकते हैं कि मिनीलेटरलिज्म के उठने का रीजन ये है बिकॉज मल्टीलेटरलिज्म और बायलेटरलिज्म दोनों की ही वैल्यू डिक्रीज हो रही है, दोनों काफी ज्यादा हर्डल्स फेस कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज तो हम ये समझ सकते हैं। सेकंड चीज, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा वर्ल्ड ऑर्डर है वो लगातार चेंज हो रहा है, वो लगातार इवॉल्व हो रहा है। क्या मैं ये कह सकता हूं? देखो, समझो इस चीज को। यूनाइटेड नेशन को जब फॉर्म किया गया था, दैट वाज इन 1945। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था 1990s में। नाउ इन बॉडीज को बने हुए, देखो, यूएन को फॉर्म हुए तो ऑलमोस्ट 80 से ज्यादा ईयर्स हो चुके हैं। अगर आप इसकी बात करें, WTO उसको फॉर्म हुए 30 से ज्यादा ईयर्स हो चुके हैं। अगर आप ध्यान से समझिए तो जब यूनाइटेड नेशन को फॉर्म किया गया था तो वो उस बेसिस पे किया गया था कि उस टाइम की नीड्स क्या थी, उस टाइम की रिक्वायरमेंट्स क्या थी, राइट। मतलब 1940s की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए, उस टाइम की ग्लोबल ऑर्डर को सेव करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए उस टाइम में यूनाइटेड नेशन को फॉर्म किया गया था। बट जैसा हम जानते हैं, अभी के टाइम में जो हमारा प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर है, ग्लोबल ऑर्डर है, वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है, वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुका है। सो क्या यूनाइटेड नेशन जो उस पर्टिकुलर टाइम के नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनाया गया था, क्या अभी के टाइम में इक्वली इफेक्टिव होगा? द आंसर इज नो। जब तक कि यूनाइटेड नेशन अपने अंदर प्रॉपर रिफॉर्म्स नहीं लाता है, अपने अंदर अपने आप को प्रेजेंट डे सिचुएशन के साथ चेंज नहीं करता है, इवॉल्व नहीं करता है, तब तक यूनाइटेड नेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो लगातार डिक्रीज होती जाएगी। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि ग्लोबल ऑर्डर के चेंज होने के कारण जो मल्टीलेटरल इनिशिएटिव्स हैं उनकी वैल्यू लगातार डिक्रीज हो रही है, उनकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो जो मिनीलेटरल इनिशिएटिव्स हैं, यानी कि छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि क्वाड हो गया, ऑकस हो गया, इन सब का वैल्यू जो है लगातार राइज हो रहा है। ठीक है, आई होप आप ये चीज समझ गए। अब देखिए, साथ ही साथ आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे चेंज आ रहा है टाइम के अंदर, जैसे जैसे मतलब टाइम आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो थ्रेट्स हैं वो थ्रेट्स भी चेंज हो रहे हैं। जैसे कि जब यूनाइटेड नेशन को 1940s में बनाया गया था, उस टाइम का मेजर थ्रेट ये था कि वर्ल्ड वॉर 3 को होने से रोकना है। लेकिन अभी के टाइम में सबसे बड़ा थ्रेट क्या है कि ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर रोकना है। बिकॉज वर्ल्ड वॉर 3 में अगर गलती से न्यूक्लियर वॉर चल गया तो काइंड ऑफ इट विल बी एंड ऑफ ह्यूमैनिटी, राइट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं जो नेचर है इस पर्टिकुलर थ्रेट का, वो नेचर भी लगातार चेंज होता जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से आई होप आप समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली मिनीलेटरलिज्म के राइज का मेन रीजन क्या है। सबसे बड़ा फर्स्ट रीजन हमने देखा कि मल्टीलेटरलिज्म और बायलेटरल इनिशिएटिव्स का डिक्रीज होना। सेकंड, हमने देखा वर्ल्ड ऑर्डर इतना फास्ट चेंज कर रहा है, इतना स्ट्रांगली चेंज कर रहा है कि जो मिनीलेटरलिज्म है वो ही एक्चुअली आगे बढ़कर अपने काम कर पा रहे हैं। थर्ड, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हर एक कंट्री है वो अपने स्ट्रेटेजिक अलायंसेस को प्रॉपर्ली रियलाइज करती है, प्रॉपर्ली समझती है, उसकी इंपॉर्टेंस को और ज्यादा ग्रो कराना चाहती है। देखो, अगर सिंपल शब्दों में समझे, मान लो कि दिस इज इंडिया, ठीक है, दिस इज नेपाल, दिस इज भूटान, दिस इज बांग्लादेश, दिस इज म्यांमार, और मान लो कि दिस इज पाकिस्तान एंड दिस इज चाइना। क्या मैं ये कह सकता हूं कि देखो, ये नेपाल, भूटान, फिर देन बांग्लादेश, म्यांमार, देन पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब के सब ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं। बट बिकॉज इंडिया को एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चाइना दोनों को बैलेंस आउट करना है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रीजनली कोऑपरेट करे बिटवीन ऑल द लाइक माइंडेड कंट्रीज, जैसे कि इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, फिर भूटान हो गया, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सब के साथ कोऑपरेट करना इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने आपको बताया कि मल्टीलेटरल इनिशिएटिव्स में यूनाइटेड नेशन का इस हर एक कंट्री पार्ट है। तो क्या इंडिया इस भरोसे बैठे रह सकती है कि जब हम यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, जब हम वहां पर मिलेंगे तो हम आपस में बातचीत कर लेंगे? क्या ये चीज पॉसिबल है? द आंसर इज नो। क्यों? द आंसर इज नो बिकॉज यूनाइटेड नेशन में टोटल 193 मेंबर कंट्रीज राइट नाउ। Now it is not possible for any country to have a dialogue with every each other country. हर एक दूसरी कंट्री के साथ बातचीत करना, डायलॉग करना, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, दिस इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल,
राइट। तो इसलिए आपको ये चीज समझना होगा कि यूनाइटेड नेशन में भले ही ये सारे के सारे मेंबर्स हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हम इन सब से बातचीत कर पाए और साथ ही साथ अपने खुद के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए बातचीत कर पाए। ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एंड दैट इज व्हाई वी नीड सम ऐसा ग्रुप जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही कुछ कंट्रीज हो जिनकी आपस में खुद के कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट हैं, राइट। तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि जो खुद के स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हैं वो कभी भी मल्टीलेटरल इनिशिएटिव्स के अंदर, मल्टीलेटरल बॉडीज के अंदर फुलफिल नहीं हो सकते हैं। रीजन बीइंग वहां पर मेंबरशिप बहुत ही स्ट्रांग है, मेंबरशिप बहुत ज्यादा है, और उसके कारण आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बाकी सबको छोड़कर आप सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के बेनिफिट के ऊपर ध्यान दो। ये चीज सही नहीं होगा, राइट। तो आई होप आप ये चीज समझ गए। फिर एक और रीजन आप ये समझ सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग कंट्री जो है वो स्पेसिफिक इशू बेस्ड पार्टनरशिप करना चाहते हैं। इशू बेस्ड पार्टनरशिप, जैसे कि क्वाड को देखो, क्वाड में जो इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, ये चारों तो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स भी हैं, बट क्या ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी के अंदर जाकर ये बोल सकते हैं कि वहां पर जाकर ये आपस में बैठ के अपने खुद के इंटरेस्ट के बारे में बातचीत करें? दिस इज नॉट पॉसिबल। इसलिए इन्होंने अपनी खुद की एक दूसरी बॉडी बनाई, क्वाड बनाया। फिर ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस ने ऑकस बनाया, ताकि वो लोग अपने खुद के जो भी उनके डिमांड्स हैं उसको प्रॉपरली फुलफिल कर सके, जो भी उनके नीड्स हैं उसको लोग फुलफिल कर सके, राइट। देखो, साथ ही साथ क्या हम ये कह सकते हैं कि जियोपॉलिटिकल राइवलरी जो है, राइवलरी वो लगातार इंक्रीज हो रही है। आप यूएस चाइना का बीच का राइवलरी देखो, यूएस चाइना के बीच की राइवलरी को इंक्रीज होने के कारण जो यूनाइटेड नेशन जैसी बॉडी है वो लगातार इनइफेक्टिव होती जा रही है। बिकॉज अगर यूएस कुछ करता है तो चाइना उसे कैंसिल कर देता है, चाइना कुछ करता है तो यूएस उसे कैंसिल कर देता है, और इस तरीके से इतनी ज्यादा फिजर्स आ चुके हैं, फिजर्स मतलब क्रैक्स आ चुके हैं मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, कि उनकी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर्स है, वो काफी ज्यादा स्टॉल हो गई है, वो काफी ज्यादा कम हो गई है, राइट। ये चीज भी आपको समझना है कि जो जियोपॉलिटिकल राइवलरी है उसके कारण भी बहुत सारे मल्टीलेटरल बॉडीज हैं जो कि लगातार डिक्रीज होते जा रहे हैं। नेक्स्ट चीज, आप टेक्नोलॉजी का एक फैक्टर ले सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उसके कारण हर एक कंट्री एक दूसरे के काफी क्लोज आ गई है? तो पहले जहां पर इंडिया यूएस के साथ अच्छे रिलेशन इसलिए नहीं रख पाती थी बिकॉज हमारे दोनों के बीच में गैप काफी ज्यादा था, प्रॉपर्ली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। बट अब इंडिया और यूएस साथ में मिलकर अपने रिलेशनशिप को इंडिपेंडेंटली परस्यू कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया और यूएसए टेक्नोलॉजी दोनों में ही काफी ज्यादा आगे हैं, दोनों ही टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा बेटर है, दोनों ही प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर सकते हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि देखो, चाइना ने क्या किया हुआ है, चाइना ने अपने आसपास की टेरिटरीज को पूरी तरीके से काइंड ऑफ बांध के रखा हुआ है, उस एरिया पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो जितने भी दूसरी कंट्रीज हैं वो सब साथ में मिलकर एक सिंगल ग्रुपिंग बना सकती है, एक मिनीलेटरल ग्रुप बना सकती है, ताकि वो साथ में मिलकर चाइना को काउंटर कर सके। तो ये भी एक मिनीलेटरलिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, बिकॉज सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी मिनीलेटरल ग्रुप्स बनते हैं, राइट। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली मिनीलेटरलिज्म को क्यों बनाया जाता है, क्यों अभी के टाइम में प्रेफर किया जा रहा है, मिनीलेटरलिज्म की एग्जैक्ट इंपॉर्टेंस क्या है। आई होप आप ये सब चीजें समझ पा रहे हैं। नाउ, अगर इसके कुछ और एडवांटेजेस को हमें देखना हो कि एग्जैक्टली मिनीलेटरलिज्म के मेन एडवांटेजेस क्या है, तो देखो आप ये समझ सकते हैं। क्या मैं ये समझ सकता हूं कि क्या मैं ये कहूं कि ये एक बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करता है, बैलेंस ऑफ पावर। बिकॉज देखो, इंडिया जो है, इंडिया जैसा रीजन जो कि इंडो पैसिफिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है, बट इसके बावजूद इंडिया कभी भी एक लीडरशिप की तरह मतलब इवॉल्व नहीं कर पाया, एक लीडर की तरह इवॉल्व नहीं कर पाया इस रीजन के अंदर। बट क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर छोटे छोटे मिनीलेटरल ग्रुप्स बनेंगे, जैसे इंडिया का श्रीलंका के साथ, इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश के साथ, इन सब के साथ अगर ग्रुप्स बनते हैं, तो धीरे धीरे भारत का जो कॉन्फिडेंस है वो भी कंपैरेटिवली इंक्रीज होगा, इंडिया को सपोर्ट मिलना स्टार्ट होगा, इंडिया को हेजेमनी मिलनी स्टार्ट होगी, राइट। तो जो मिनीलेटरल ग्रुपिंग होती है वो हमेशा बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने की कोशिश करती है। सेकंड चीज, जैसा हमने देखा था कि जो लाइक मेंबर कंट्रीज हैं, मतलब लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, वो सब साथ में आते हैं। एग्जाम्पल हमने ऑकस का एग्जाम्पल देखा, ऑकस हमने यहां पर क्वाड का एग्जांपल देखा, राइट। हम न्यू क्वाड का एग्जांपल ले सकते हैं। देखो, सिंपल शब्दों में समझो, अगर मैं आपको ऑकस का एग्जांपल दूं तो ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, ये तीनों ही यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, तीनों ही एक मल्टीलेटरल ग्रुप के मेंबर हैं, बट इसके बावजूद तीनों साथ में मिलकर कभी यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे बातचीत नहीं कर पाते। रीजन बीइंग बिकॉज ये तीनों वहां पर बैठ के ये बात नहीं कर सकते ना कि हम साथ में मिलकर एक मिलिट्री ग्रुप बनाएंगे, साथ में मिलकर हम एक दूसरे को मिलिट्री वेपन सप्लाई करेंगे। ये सब चीजें आप यूनाइटेड नेशन जैसे बॉडी में बैठ के नहीं कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई यू नीड अ डिफरेंट बॉडी, यू नीड अ इंडिपेंडेंट बॉडी, जहां पर आप बैठ करके अपने प्लान्स को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर कर सको, प्लान की पोटेंशियल को समझ सको, एक दूसरी कंट्री से आप क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, आप इन सब चीजों को समझ सके, राइट। दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड चीज देखिए, क्या हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी चीज ये भी है कि जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका डिक्रीज हो रहा है, उनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, उनका जो पेस है वो काफी ज्यादा स्लो हो गया है,
राइट। देखो अगर मैं ट्रेड का एग्जांपल लूं तो देखो डब्ल्यूटीओ को रेगुलेट करने वाला जो दोहा नेगोशिएशंस है, दोहा नेगोशिएशंस, वो कितने ही सालों से स्टैग्नेट पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई भी एक प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया जा रहा। राइट, उसके कारण बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज ऐसी हैं जिनके ट्रेडिंग मैकेनिज्म के अंदर काफी सारे डिस्प्यूट्स है, प्रॉब्लम्स है। नाउ डब्ल्यूटीओ जब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो डिफरेंट कंट्रीज क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में ट्रेडिंग रिलेशंस रखती है, आपस में एक दूसरे के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती है। राइट, एक दूसरे के साथ में अलग अलग टाइप के ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती है और आपस में एक दूसरे के साथ बायलैटरल यूनिलैटरल इनिशिएटिव्स करने स्टार्ट कर देती है। राइट, अगर मुझे यूनिलैटरल एग्जांपल लेना है तो आप आरसीईपी का एग्जांपल ले सकते हो। आरसीईपी, चाइना ने यही चीज स्टार्ट किया है, आरसीईपी का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ऑफ डिफरेंट रीजन्स। सिमिलरली आप यहाँ पे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, आप ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के बारे में बात कर सकते हैं। यू कैन शो कि जब डब्ल्यूटीओ का यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है तो उसके बदले में, उसके ऑल्टरनेटिव में देखो यहाँ पर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स राइज हो रहे हैं, यहाँ पर आरसीईपी राइज हुआ, यहाँ पर ट्रांस पैसिफिक ग्रुप राइज हुआ, यहाँ पर ट्रांस अटलांटिक ग्रुप राइज हुआ। एंड इस तरीके से अलग अलग टाइप के जो ग्रुप्स है वो सब एक साथ इमर्ज होकर एक्चुअली मल्टीलेटरल बॉडी की जो और ज्यादा जो उसकी इंपॉर्टेंस है उसको और ज्यादा डिक्रीज कर देते हैं, इस प्लेटफॉर्म की वैल्यू को और ज्यादा डिक्रीज कर देते हैं। राइट, आई होप आप ये चीज समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से एडवांटेजेस मिलते हैं मिलिट्री इनिशिएटिव्स को। क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मैं एक मल्टीलेटरल इनिशिएटिव में जाऊंगा, जैसे यूनाइटेड नेशन में जाऊंगा और वहां पर अगर मैं कुछ डिसाइड करूंगा तो आई विल बी फोर्स्ड टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग, मुझे उस चीज को कंप्लीट करने को मैं कहीं ना कहीं मैं बाध्य हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं जो एक मिलिट्री इनिशिएटिव्स के अंदर जाऊंगा तो वहां पर जो कुछ भी होगा वो वॉलंटरी होगा। अगर भले ही मैंने उसके ऊपर साइन किया है बट उसके बावजूद भी मेरे पास ये पावर है कि मैं वो चीज चाहूं तो करूं, चाहे तो ना करूं। राइट, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जो यूनिलैटरल इनिशिएटिव्स हैं उनके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं एंड दैट इज व्हाई दे हैव बीन प्रेफर्ड इन द रीसेंट टाइम्स, इसलिए उनको प्रेफर किया जा रहा है। अब देखो एक चीज तो हम समझ गए कि एग्जैक्टली बेनिफिट्स क्या क्या है जो भी यूनिलैटरल इनिशिएटिव्स हैं उन सबके। अब हमें कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस को भी अपने ध्यान में रखना चाहिए। जस्ट सपोज अगर आपको आपके सामने कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जहां पर डिसएडवांटेज पूछे जाते हैं, तब आप क्या क्या कौन कौन से पॉइंट्स लिख सकते हैं, वो सब चीजें हम समझ सकते हैं। तो देखिए जो यूनिलैटरलिज्म है उसके राइज के कारण सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये हो रहा है कि जो मल्टीलेटरल ग्रुप्स हैं उनकी वैल्यू लगातार डिक्रीज हो रही है। बिकॉज जैसा हमने बात की क्वाड के कारण और ऑकस के कारण यूनाइटेड नेशन एज अ बॉडी, फिर नेटो एज अ बॉडी, इन सब की वैल्यू लगातार डिक्रीज हो रही है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि जो मल्टीलेटरल इनिशिएटिव्स हैं उनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ राइज ऑफ यूनिलैटरलिज्म। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है। सेकंड चीज देखिए, अगर मैं बात करूं कि यूनिलैटरलिज्म के राइज के कारण कहीं ना कहीं जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस थे जैसे कि यूनाइटेड नेशन, उसकी वैल्यू लगातार डिक्रीज हो रही है। देखो इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशन है, इसकी एक अलग इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, बट अगर यूनिलैटरल इनिशिएटिव्स इमर्ज होने स्टार्ट हो जाएंगे, जितने भी कंट्रीज हैं वो लोग आपस में ऑलरेडी एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, तो वो लोग क्यों आएंगे यूनाइटेड नेशन में अपने मतलब उन्हीं कंट्री से दोबारा मिलने के लिए क्यों ही आएंगे? बिकॉज उनका खुद का एक मिलिट्री इनिशिएटिव्स है। तो उसके कारण जो एक डिग्निटी है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस की, वो डिग्निटी एक्चुअली धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। और एक और बहुत बड़ी डिसएडवांटेज जो है वो आप ये कह सकते हैं कि क्या देखो अगर आप यूनाइटेड नेशन की बात करें तो भले ही वो इतना एफिशिएंट नहीं है, बट जब एक साथ में पूरे के पूरे 193 मेंबर्स एक साथ में बैठते हैं और बातचीत करते हैं तो वो हमारे वर्ल्ड की यूनिटी शो करता है। बट अगर मैं यूनाइटेड नेशन की वैल्यू को डिक्रीज करके, यानी कि मल्टीलेटरल जो इनिशिएटिव्स हैं उनकी वैल्यू को डिक्रीज करके मैं यूनिलैटरलिज्म को और ज्यादा प्रमोट करूंगा, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि जो हमारी ग्लोबल गवर्नेंस है, ग्लोबल गवर्नेंस वो यहां पर फ्रैक्चर होनी स्टार्ट हो जाएगी, वो यहां पर वीकन होनी स्टार्ट हो जाएगी, वहां पर शेक होनी स्टार्ट हो जाएगी। राइट, टूटनी स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज देखो अब ये जो ग्रुप है वो छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट जो हमारा यूनिलैटरल इनिशिएटिव्स हैं उसकी इंपॉर्टेंस तो बढ़ जाएगी, बट उसके कारण जो हमारा लार्जर कॉन्टेक्स्ट है, हमारे ग्लोबल यूनिटी है, वर्ल्ड यूनिटी है, उसकी वैल्यू लगातार डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। आई होप सबसे पहले तो आप ये चीज समझ गए कि एग्जैक्टली एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। इस तरीके से आपको ये आंसर अप्रोच करना था। आई होप आपको ये आंसर प्रॉपर्ली समझ आ गया। नाउ हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली इस आंसर को कंक्लूड कैसे करना है, एंड कैसे करना है। तो इस आंसर को एंड करने के लिए आप ये बता सकते हैं कि देखो जो यूनिलैटरल इनिशिएटिव्स होते हैं वो एक टाइप का काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसमें जो दो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो अपने खुद के इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट के बारे में बातचीत कर सकती है, उसको और ज्यादा प्रमोट कर सकती है, एक दूसरे कंट्री को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को और ज्यादा प्रमोट कर सकती है, उसको आगे बढ़ा सकती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज को तो डेफिनेटली इंक्रीज कर देता है, एक दूसरी कंट्री के पर्सपेक्टिव में जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड है उसको डेफिनेटली काफी ज्यादा बढ़ा देता है।
बट साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो मल्टीलेटरल इनिशिएटिव्स हैं, जो बायलेटरल इनिशिएटिव्स हैं, उनकी वैल्यू डिक्रीज ना हो, उनको भी इक्वली इंपॉर्टेंस हमें प्रोवाइड करनी है, उनको भी हमें उनकी रिस्पेक्ट भी इक्वली करनी है। जो भी उनके पास प्रॉपर पावर्स है, फंक्शंस हैं, जो भी उनकी मेन रोल है हमारे वर्ल्ड को यूनिफाई करने में, उसकी वैल्यू को हमें बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं होने देना है, राइट। तो इस तरीके से आप अपना आंसर को एंड कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि यूनिलेटरलिज्म डिस्पाइट बीइंग अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट आइडिया, बट इट शुड बी बैलेंस्ड अलॉन्ग विद बायलेटरलिज्म एंड मल्टीलेटरलिज्म। I hope you have understood this particular question. This question was very very important from GS paper 2 point of view. ठीक है, तो इन ऐसे क्वेश्चंस को आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा. कीप राइटिंग, कीप रिवाइजिंग. सी यू इन द नेक्स्ट टाइम.